नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़ रहे हैं बाजार विश्लेषक सोमेश कुमार। सोमेश, बहुत स्वागत है आपका। इस हफ्ते आखिरकार बाजार में थोड़ी हरियाली देखने को मिली, 2% के आसपास चली सेंसेक्स निफ्टी। और इतने समय से मतलब मार्च से लेकर अभी तक जो बार-बार सुन रहे थे, अब लड़ाई थमेगी, अब 2 दिन में, अब 4 दिन में, इस बार लगता है फाइनली बाजार ने भरोसा कर लिया है कि हाँ, लड़ना बंद तो कर लिया। आगे फिर जो खिटपिट करते रहें वो सब अलग बात है, खिटपिट तो इस हफ्ते भी सुनने को मिली और बहुत सारी अनिश्चितताएँ अभी भी बची हुई हैं। और उसमें सबसे बड़ी अनिश्चितता बाज़ार के लिए ये होगी कि ये जो 60 दिन का चक्कर ईरान कह रहा है कि भई 60 दिन के बाद हम होर्मुज़ में टोल लगाएँगे, वो कितना एक आगे मुश्किल सामने रखेगा। लेकिन कुल मिलाकर के ये लगता है कि चलिए ठीक है, मतलब थोड़ा अगर टोल ले भी लेगा मैक्सिमम, अ, अमेरिका कह रहा है नहीं लेने देंगे। लेकिन अगर ईरान ले भी लेगा तो भी रास्ता तो खुलेगा, तेल आएगा जाएगा आराम से, गैस आने-जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बाज़ार के लिए एक तरह से चैन है इसमें। अब क्या देख रहे हैं आगे आप? नए हफ्ते में क्या कारोबार रहेगा, कैसा रहेगा? अच्छा, ये जो समझौते की जो बात है ना, एक चीज़ तो है कि समझौता तो चाहिए, दोनों को चाहिए, ये चीज़ क्लियर है। अब थोड़े इनिशियल हिकअप्स हैं क्योंकि मैं बड़ा, तुम छोटे, मैं बड़ा, अब ये मामला चल रहा है। अगर आप हाँ, देखेंगे दोनों को ढंग अपनी से, जीत बतानी है। बस जब एमओयू में लिखा है कि $300 बिलियन चाहिए, तो वो कह रहे हैं कि मैं एक ढेला भी नहीं देता। तो फिर वो एमओयू तुमने साइन क्यों किया? वाजिब सवाल है ना? नहीं, वो पश्चिमी एशिया में उनके बाकी जितने सहयोगी देश हैं, उनसे निकलवाएँगे ना खर्चा। तो चलिए इस पे भी बात कर लेते हैं। हम साथ में ही शो कर रहे हैं काफ़ी समय से, सहयोगी मान लीजिए। आपके बिहाफ में मैंने बोल दिया कि मैं किसी को दे रहा हूँ 1 करोड़, हो जाएगा। मतलब मज़ाक चल रहा है कुछ। यूएई या सऊदी के बिहाफ में यूएस बोल देगा कि 300 बिलियन वो दे रहे हैं। मतलब क्या डिक्टेट कर रहे हैं कि तुमको देना है। एक तो बेचारे को मरवा पिटवा के छोड़ दिया तुमने और बोल रहे हो कि तुम तो टूटे-फूटे हो ही, दूसरा जो टूटा-फूटा है उसका भी मरहम पट्टी करो। तो ख़ैर अब इसमें है कि जिसके पास है मसल पावर, फ़ाइनेंशियल मसल है, वो ये सब करता रहेगा। और मैं मुझे जो बात समझ में आती है वो ये है कि ये इनिशियल हिकअप्स हैं, लेकिन एक चीज़ जो बिल्कुल क्लियर है कि लड़ने को कोई रेडी नहीं है अब। समझौता ही चाहिए, और चाहिए अगर समझौता तो किसी न किसी रूप में ये हो जाता है। और एक बात बात बताऊँ? शुरुआत में जो आप वैसे भी देखिएगा, ये मतलब हम क्या बताएँ उसको, ये नेचर है, ये प्रकृति है कि जो उत्साह आप पहली बार लेके जाते हैं ना, दूसरी बार वो उत्साह लाना उतना आसान नहीं होता है। पहली बार की लड़ाई का जो उत्साह था ना, वो नहीं रहेगा, दूसरी बार कोई लड़ना नहीं चाहेगा, बिकॉज़ दिख जाता है ना क्या गया, क्या आया। तो वो उत्साह भी छोड़ दीजिए, कोई लड़ना नहीं चाहेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि देर-सवेर सही डील कुछ न कुछ हो जाएगी। अब इसमें कुछ हो सकता है कि बीच में कोई जो मीडिएट करे वो बोले कि भाई थोड़े पॉइंट तुम ले लो, थोड़े पॉइंट तुम ले लो, और बोल दो हम दोनों जीत गए अपने-अपने पॉइंट में। ऐसा कुछ हो जाएगा। आपने एक चीज़ जो बोला वो टॉल वाला ना, हॉर्मज़ का, वहाँ पे अभी मेरी बुद्धि चल नहीं रही है। बताता हूँ क्यों? मेरी समझ ये कहती है कि टॉल नहीं लग सकता। ये मेरी समझ कहती है। क्यों? क्योंकि ईरान के टॉल लगाने के फ़ेवर में पूरा संसार सपोर्ट नहीं करेगा। मेरा ये मानना रहेगा। वो इंटरनेशनल वाटर्स हैं। अगर इंटरनेशनल वाटर में एक बार किसी ने टॉल लगा दिया तो जिसके-जिसके पास है वो सब अपना टॉल लगाए। फिर ये एक नया सिस्टम शुरू हो जाएगा। तो समंदर में व्यापार चालू हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इसके लिए कोई रेडी होगा। तो उसमें एक क्या है ना कि कोई इस चीज़ को एंडोर्स करे, कोई एंडोर्स नहीं करेगा मुझे लगता है। ये मेरी अभी समझ है, लेकिन इसमें और भी सुनना होगा क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। बिल्कुल। तो अब नए हफ्ते के लिए संभावनाएँ क्या हैं, उस पर बात कर लेते हैं।
हाँ। क्या देखें इस हफ्ते कुल मिलाकर के एक चाल बनी और शुक्रवार को थोड़ा-सा एक बार को लगा कि हाँ, क्या कुछ दिक्कत आ रही है और शुक्रवार को कुछ खबरें भी इस तरह की थी कि हाँ, पता नहीं कहीं फिर से डील टूट तो नहीं रही है। लेकिन अंततः मामला लगता है सँभल गया। इस पे थोड़ी मैं अपनी सोच समझ लगाने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने एक-एक फैक्टर तोड़ना शुरू किया कि बाजार में क्या-क्या चीज़ एक्चुअली फैक्टर्ड है, जिसको बेक्ड इन है कहते हैं। डील का होना, तो एमओयू तो साइन हो गया, अब इसके बियॉन्ड फिलहाल तो कुछ नहीं होने वाला। 60 दिन है आपके पास। ब्रेंट 2 ही चीज़ है ना, 3 चीज़ है सॉरी। डील का होना और दूसरा ब्रेंट का कूल ऑफ और तीसरा हॉर्मज़ का खुलना, ठीक है? ब्रेंट आपका ऐसे जगह पे आ गया है जिसमें इसने ये फैक्टर कर लिया है कि अब यहाँ से तेल एक समस्या नहीं रही, ओके? हॉर्मज़ का खुलना मेरे हिसाब से एक औपचारिकता है। जब तेल नीचे आ गया है तो मान लीजिए कि बाज़ार ये मान लेगा कि हॉर्मज़ खुल ही जाएगा। बाज़ार में ये तीनों जो पॉज़िटिव चीज़ें हैं, वो फैक्टर्ड है फिलहाल, ओके? तो अब यहाँ से बाज़ार को अगली अच्छी चीज़ जो फैक्टर करनी होगी, वो ये है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द इकोनॉमी। जो इकोनॉमी खराब हुई है बिकॉज़ ऑफ दिस वॉर स्टार्टेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अब ये रिकंस्ट्रक्शन करना होगा। हर किसी को अपनी-अपनी इकोनॉमी रिकंस्ट्रक्ट करनी होगी एक्सेप्ट फॉर यूएसए, बिकॉज़ उनका कुछ हुआ ही नहीं है। उन्होंने पूरे संसार में आग लगाया है और उनके यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं है। इन्फ्लेशन वगैरह छोड़ दीजिए, वो लोग बहुत अमीर लोग हैं, इतना ज़्यादा उस पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये जो रिकंस्ट्रक्शन जो फैक्टर होना है, इसमें 1-2 क्वार्टर तो लगना चाहिए। तो अब मेरी समझ ये है कि बाज़ार पहला काम ये करना चाहेगा कि ये जो आपका 27 फरवरी का जो लेवल था, वो था आपका 25,000 के ऊपर का, कुछ 25,000 से 25,500। तो पहली चीज़ जो बाज़ार ये करना चाहेगा कि भई अब वॉर खत्म, एमओयू साइंड, ब्रेंट कितना हो गया, ब्रेंट देखा नहीं है मैंने, लेकिन नीचे तो काफ़ी आ जाना चाहिए, 80 के तो नीचे होना चाहिए। ब्रेंट 80, 70 ना सही, 80 मैनेजेबल सिचुएशन है। तो अब मार्केट अब यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि जो एक रैली हो गई है, इसके बाद करेक्शन कूल ऑफ थोड़ा हो जाए, लेकिन इन अ क्वार्टर और सो वो फिर जो जहाँ से वॉर का जो करेक्शन शुरू हुआ था, हमारा बाज़ार वो रीगेन करने की कोशिश करेगा, मेरी समझ ये कहेगी, ओके? इस समझ से जाएँगे हम, बाय डिप्सी करेंगे, चलते हुए में बहुत हाथ नहीं लगाएँगे और जैसा मैंने लास्ट टाइम बोला था 23 कितना लगा लें, 23 250 से 350 के रेंज में निफ्टी कभी भी अगर है, नॉट अ बिग डील, उतना तक आ सकता है और फिर वहाँ से फिर से बाइंग शुरू हो सकती है। कोई और नेगेटिविटी फ़िलहाल नहीं आई है। जून का 20 तारीख आज है। जुलाई सेकंड वीक से बाज़ार अगला रिज़ल्ट वाली चीज़ को फैक्टर करना शुरू करेगा। तो ये 10-15 दिन में ये थोड़ा बहुत आशा-निराशा का खेल चल सकता है। जी, लेकिन जो हमारी पिछली बातचीत हुई थी कि आप 24,000 डील से पहले तक और डील हो गई तो फिर उसके आगे 25,000 की उम्मीद कर सकते हैं। तो डील तो हो गई लेकिन 24,000 पे अटक गया निफ्टी। एक इंसान बताए मुझे इस धरती पे कि डील हो गई है। एमओयू साइन हुआ है और उसके और बाद किस चीज़ को पीछे की कहते हैं? झगड़े-झंझट चालू हो गए हैं। डील कहाँ हुई है? डील के लिए 60 दिन दे दिया कि भाई 60 दिन तुमको दिया है, डील कर लो, फिर 60 का 90 कर दें, 90 का 120 कर दें, कौन जाने? डील नहीं हुई, हो सकता है कि किसी एक दिन थक-थुक के बोल देंगे कि यही एमओयू हमारा डील हो गया खत्म। लेकिन फिलहाल बाज़ार अनसर्टेनिटी है ना। एक बोलता है जी, 300 बिलियन देंगे, एक बोलता है नहीं देंगे, एक बोलता है हॉर्मज़ खुल गया, एक बोलता है नहीं हॉर्मज़ पे टॉल लगाएँगे। ये अनसर्टेनिटी है। तो ये एमओयू साइन हुआ है, डील अभी दूर की बात है। डील अगर सही में हो जाती ना और एकदम मतलब आप समझें कि फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी या उस तरह का जो सिचुएशन था वैसा रीइंस्टेट हो जाए ग्लोबली, बाज़ार ज़रूर भागेगा, बहुत तेज़ भागेगा, लेकिन वो हो नहीं रहा ना।
जी। या फिर ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ से आ रही है, इसकी एक टेक्निकल बाधा है, ये पार होने के बाद या अभी जो गुरुवार को जहाँ पर रुका 24,200 के आसपास, ये पार हो जाए, फिर हम उम्मीद करेंगे हाँ, ये 200 डे मूविंग एवरेज या मोटा-मोटी 25,000 की तरफ ये तकनीकी नज़रिए से जाना शुरू करेगा। मैं उससे ज़्यादा चिंतित नहीं हूँ, वो हो जाएगा। मेरी चिंता तभी होगी जब 23,250 एज़ ऑफ टुडे, व्हिच आई मे इंक्रीज़ टू 23,300 350 रेंज। मेरी चिंता मतलब मेरे माथे पे चिंता की लकीर उसके पहले नहीं आने वाली अब। क्योंकि निफ्टी अपना पूरा रिकवर देखिए, मिड कैप ने कंप्लीट रिकवरी दे दिया। स्मॉल कैप और माइक्रो कैप की आग देख ही रहे हैं आप। यहाँ पे हमको सपोर्ट नहीं मिल रहा है आईटी का, हमको सपोर्ट नहीं मिल रहा है एफआईआईस का, इसलिए यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है। बट ओवरऑल अगर आप देखें ब्रॉडर मार्केट तो संकेत यही दे रहा है कि थिंग्स हंकी डोरी हो गया। तो मुझे अब यहाँ पे हमको ये नहीं सोचना है कि ये निकल जाएगा तब, क्योंकि निकलेगा तो हो सकता है कि इतना आपका कॉस्ट ऑफ कैरी बढ़ जाए, इतना वहां से एक दिन का मूवमेंट हो जाए कि फिर मन करेगा ही नहीं कि नहीं भाई अब नहीं लेते हैं, बहुत भाग गया है। इसलिए अगर ट्रेड वाला ठीक है, सोचना है, अगर हम नीचे ही देख रहे हैं तो मतलब नीचे सपोर्ट के नज़रिए से देख रहे हैं, तो जो गैप बना हुआ है 23,650 के आसपास या उसे 600 मान लीजिए या 600, वैसे तो गैप 640-50 के आसपास आ रहा है, वहीं 20 डे मूविंग एवरेज भी आ रहा है। तो क्या ये मान लें कि अगर एक करेक्शन होता भी है, क्योंकि नीचे से काफ़ी बढ़ गया 23,000 के आसपास से आप 24,000 पॉइंट बढ़े, तो ठीक है, ये गैप भरने के लिए और 20 डे मूविंग एवरेज से एक बार फिर से वो मतलब हाई हेलो करने के लिए वहां तक आए और उसके बाद फिर वापस चल दे। ये जो हमारा अप्रैल से जो बिहेवियरल पैटर्न है, अगर इसको रीड किया जाए तो गैप भरेगा, मतलब निफ्टी गैप भरने की कोशिश तो करने वाला है, वो बिहेवियरल पैटर्न है। और इसलिए जितना क्लोजर टू 23,500 600 मिले, उतना रिस्क रिवार्ड फेवरेबल होता जाएगा। जी, ओके। तो फिलहाल अगले हफ्ते की रेंज क्या लेकर के चलें? अगले हफ्ते के लिए, तो अगले हफ्ते के लिए ये जो बृहस्पतिवार की टोपी है ना 24,200, बिल्कुल। उसके पहले किसी भी तरह का वो नहीं करें, एडवेंचर नहीं करें, उसके पहले बिल्कुल नहीं करें। लेकिन अगर 23,600 की तरफ मिले तो थोड़ा आप समझें कि 300-400 पॉइंट का रिस्क लेके फिर कुछ किया जा सकता है। लेकिन जब अब यहाँ ये खरीदने का लेवल नहीं है, ये वेट एंड वॉच का है। ओके, नीचे मिले तो करिए, ठीक है। 20 जी, डीएमए की तरफ बढ़े तो एडवेंचर करिए, और रिस्क कंटेनमेंट तो पता ही है 23,300 के आसपास, 50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे ऐसा रह सकता है। जी। लेकिन जो एफआईआई का पिछला आंकड़ा हमें दिख रहा है शुक्रवार का, वो 4800 करोड़ रुपए से ज्यादा का, उस आंकड़े को कैसे देखा आपने? वो किसी इंडेक्स का एडजस्टमेंट था, ये मैं भूल गया, नाम नहीं याद आ रहा था। तो वो एडजस्टमेंट के लिए ही खरीदारी की गई है जो उस दिन हुई है। ओके, तो मतलब आप उससे कोई बड़ा संकेत नहीं ले रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है जीवन में कि एफआईआई इतने उत्सुक हो जाएं। जी। नहीं, लोग यही कह रहे थे ना कि हाँ, जब डील हो जाएगी तो एफआईआई वापस लौटेंगे। नहीं, आई डिसएग्री। एफआईआई वापस तब लौटेंगे जब आप उनको प्रॉपर ग्रोथ देंगे, करेंसी स्टेबल करेंगे। टैक्स कट तो नहीं देंगे, कैपिटल गेन्स वो क्लियर है, लेकिन वो तब वापस आएंगे जब उनको ग्रोथ मिलेगा, करेंसी स्टेबल मिलेगा। ओके। तो जो आप इंडेक्स की बात कर रहे थे कि रीबैलेंसिंग हुई है, तो वो रीबैलेंसिंग हुई है एफटीएसई रसल के क्वार्टरली इंडेक्स, मतलब उनके इंडेक्स में क्वार्टरली रीबैलेंसिंग जो हुई है, उसका एक नतीजा है, जिसके चलते ये 4,859 करोड़ रुपए की खरीदारी देखने को मिली है।
और मैं अक्सर पूछता हूँ कि मतलब अपने डीआईआईज़ को क्या मतलब किसी ने भगवान ने कान में मंत्र फूँक रखा है कि भई जब डी एफआईआई बेच रहे होंगे तो आपको ज़बरदस्ती खरीदना है और जब एफआईआई खरीदने आ जाएँ, तो फिर आपको उन्हें सप्लाई देने का धर्म निभाना पड़ेगा। एक्चुअली मेरे पास तो इसका कोई ये उत्तर हमेशा नहीं है दोनों राजीव अपोज़िट जी। डायरेक्शन में कैसे खड़े रहते हैं? नहीं मालूम, उत्तर नहीं है, लेकिन एक मैं कुछ 2-3 म्यूचुअल फंड के हैं लोग, उनकी कमेंटरी सुन रहा था। उनका ये कहना है कि, और मुझे सही लगा कि एफआईआई जब बेचते हैं ना, तो उसमें एक इम्पैक्ट कॉस्ट होती है बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ उनके बेचने का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। तो पहले भी इस चीज़ को शायद मैंने एक्सप्लेन किया है, वो जब मैंडेट देते हैं, अब तो खैर काफ़ी सारा तो ऑनलाइन ही डील लग जाता है। तो वो एक प्राइस रेंज का मैंडेट होता है। उस प्राइस रेंज में अगर टेकर्स होते हैं, तो उस प्राइस रेंज में धीरे-धीरे सेल या बाई लगा रहता है। तो एफआईआईज़ की क्वांटिटी को उठाने के लिए मुझे नहीं लगता कि रिटेल इनफ होगा। तो फिर अगेंस्ट जो सौदा लगता है वो म्यूचुअल फंड का लगता है। तो इस तरह से ही चलता रहता है, और मोस्टली आप अगर देखेंगे तो म्यूचुअल फंड तो नीचे लेवल पे तो खरीदते ही हैं। मजबूरन हमेशा ही खरीदते हैं, बिकॉज़ वो एक लिमिट से ज़्यादा कैश तो नहीं रख सकते बुक्स में, और अगर इन्वेस्टर ने उनको पैसा दिया है तो उसको इन्वेस्ट करना है। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि बड़ा सप्लाई आने के लिए बड़ा डिमांड मैच होना चाहिए। तो बड़ा सप्लाई एफआईआई, तो बड़ा डिमांड कहाँ से हो सकता है? एमएफ का हो सकता है। अगर बड़ा डिमांड एफआईआई से, तो बड़ा सप्लाई एमएफ का हो सकता है। क्योंकि मान लीजिए, ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि ये गिरते मार्केट में म्यूचुअल फंड्स खरीदते रहते हैं। थोड़ा मौका मिला, अगर कोई खरीदार आ गया, तो थोड़ा भी कैश रिलीज़ कर लेते हैं, बिकॉज़ मान लीजिए कुछ रिडेम्पशन के लिए चाहिए या कैश लेवल अपॉर्च्युनिटी के लिए चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि मिलीभगत का सौदा है डिमांड और सप्लाई मैच होने का, नहीं तो दोनों में से दोनों को इम्पैक्ट कॉस्ट बहुत हाई आ सकता है, और कोई एक्सप्लेनेशन एक्चुअली मुझे मिला नहीं। जी। नहीं, मैं इस अर्थ में देख रहा हूँ, अगर मैं एक फंड मैनेजर हूँ भारतीय म्यूचुअल फंड का या किसी जीवन बीमा कंपनी का और मैंने अपना एक व्यू ले रखा है कि हाँ, इस मार्केट में मुझे खरीदना है, तो मैं सेल ऑर्डर इस नाम पर थोड़ी डाल करके रख दूँगा कि अच्छा ठीक है, मुझे ऊपर किसी एफआई ने वापस खरीदारी का डाल दिया है तो और मेरा अपना व्यू पहले से खरीदारी का है, तो मैं दूसरे का भाव देख करके वापस सेल ऑर्डर थोड़ी डाल दूँगा। वहाँ भी आप कोई जानते हैं कि ज़रूरी फंड मैनेजर जो है वो पहले एक व्यू बनाता है, उसके बाद एक मैंडेट आगे बढ़ाता है, उसके बाद डीलर उसको एग्ज़ीक्यूट करते हैं। अब वो डीलर देखेगा कि अच्छा ठीक है फंड मैनेजर तो देखेगा नहीं ना कि एफआईआई का बाय ऑर्डर आया है, सेल ऑर्डर आया है। फंड मैनेजर ने तो अपना व्यू बना दिया, आगे डीलर को भेज दिया कि ये काम करना है। डीलर को देखना है भाव और उसके हिसाब से अपने उसको एग्ज़ीक्यूट करना है। तो डीलर एफआईआई का पैटर्न देख करके फंड मैनेजर के मैंडेट को बदल नहीं देगा ना। नहीं, बदलेगा नहीं, लेकिन अगर खरीदना है मुझे और सप्लाई ज़्यादा अवेलेबल है, तो मैं अपने जो बाई है उसको थोड़ा-सा एक्सपीडाइट कर सकता हूँ, उसको थोड़ा-सा तेज़ कर सकता हूँ, कि मान लीजिए मुझे 100 लेना था, तो मैं आज 1000 ले लूँ। ऐसा ओवरऑल लेना मुझे 10,000 है, लेकिन चूँकि मेरा इम्पैक्ट कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा, मैंने 100 का मैंडेट दिया, लेकिन डीलर ने बोला भाई सप्लाई है, चलो 100 की जगह 1000 का मैंडेट ले लो। ऐसा तो मतलब हम भी जब करते थे तो भी करते थे कि भाई सप्लाई है, हमको चाहिए, हाँ, वो आज ले ठीक है, लो। लेकिन मेरा व्यू बना हुआ है खरीदारी का। आज मैंने देखा है एफआईआई वाले खरीदने के लिए आ गए, हाँ, तो मैं बेचने की तरफ कैसे चला जाऊँगा? ओके, ये भी बताता हूँ। देखिए, ऐसा नहीं है कि स्टॉक टू स्टॉक बाय सेल मैच नहीं होता, हो सकता है, लेकिन मान लीजिए कि अगर 10,000 करोड़ का सौदा हुआ, समझ लीजिए, तो वो 10,000 का करोड़ का सौदा म्यूचुअल फंड और एफआईआईज़ का स्टॉक टू स्टॉक मैच नहीं होगा। जब डिमांड आएगी तो अक्रॉस द बोर्ड मोस्टली डिमांड आ जाएगी। तो कोई ये ज़रूरी नहीं है कि एफआईआईज़ अगर खरीद रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं रिलायंस का, तो मुझे रिलायंस ही जाके बेचना है। कुछ रिलायंस बेचूँगा, साथ में कुछ और खरीदा था जिसमें मुझे प्रॉफिट हो रहा है, वो भी निकाल दूँगा। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि मैं स्टॉक्स टू का, मुझे एक जनरल बुयांसी चाहिए, और उस बुयांसी में मुझे जो मिलेगा मैं बेच लूँगा। तो ये जनरल फिनोमिनन मुझे जनरल लगता है। ऐसा हम भी करते थे, लेकिन चूँकि मुझे एमएफ साइड का मैंने काम कभी किया नहीं है, इसलिए मुझे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं है। मुझे डेस्क साइड का है, एल्गो साइड का है, तो इससे बता सकता हूँ।